आदाब नाजरीन, अब जुड़ चुके हैं रोज़नामा अवामी लहर न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अहमद मीर। नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, बालाकोट से आए हुए मेहमान हैं और बीजेपी के लीडर, बालाकोट प्रेसिडेंट भी हैं। नाम इनका मोहम्मद फ़ारूक मागरे साहब है और आज हम इनसे जानेंगे कि बालाकोट में किस तरह की तामीर व तरक्की जो है वो हो रही है और भी दीगर बात करेंगे। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि वहाँ पर तामीर व तरक्की के बारे में कि वहाँ पर किस तरह की तामीर व तरक्की हुई है। शुक्रिया मीर साहब, आपने अपने चैनल पे बुलाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने टाइम दिया। जहाँ आपने तरक्की का काम पूछा, बालाकोट में 9 साल बेमिसाल, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो रोड का काम हो, बिजली का काम हो, पानी का काम हो, ख़ासकर बैंकर्स का काम हो। बालाकोट में जो फेंसिंग में जो गोलाबारी होती थी, बैंकर्स का काम हो, बड़ा अच्छा काम चल रहा। काम आलमोस्ट जो है बैंकर जो है 100% कंप्लीट हो चुके हैं और रोडें हमारी PMGSY हैं वो भी 80% कंप्लीट हो चुकी हैं। डेवलपमेंट के काम चाहे वो रूरल डिपार्टमेंट हो या PWD हो या PMAY के मकान हों, वो भी बड़ा अच्छा काम चल रहा है। फिर उसके बाद जो PHE के JJM स्कीम जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने निकाली पूरे हिंदुस्तान में, वो भी लगभग 90% काम मुझे लगता है। जहाँ तक हमारी पंचायत में एक हमारी स्कीम है JJM 4 करोड़ 98 लाख की, शायद 5 करोड़ की स्कीम है, उसका नाम है चन्याल देवता और मल्ला मागरियाँ। वो लगभग 80% कंप्लीट है, काम बड़े ज़ोरों पे चल रहा है। उसमें JJM स्कीम में हमारे DC पुंछ जनाब यासीन चौधरी साहब देख रहे हैं खुद और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अगर उसमें कोई पिछले दिनों में उन्होंने JJM स्कीम पे मीटिंग रखी DC साहब ने और वो मैंने देखी वीडियो और बड़ा अच्छा काम, और पूरी डिस्ट्रिक्ट में वो बड़े अच्छे ठेकेदारों को उन्होंने बड़ा क्लियर कट बोल दिया कि दिसंबर में जो हमें डेट है ये कंप्लीट देनी है। तो जहाँ तक डेवलपमेंट का आपने पूछा, 9 साल में इसका कोई बेमिसाल हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब के। चाहे मैंने कहा पहले भी कहा, बिजली का काम हो, पानी का काम हो, रोड का हो। जी, जो अक्सर गांव की जो शिकायतें रहती हैं, बिजली की, पानी की, सड़कों की या दीगर अशाओं की। जी, अब जो शिकायतें थी वो लगभग मेरे हिसाब से जहाँ बालाकोट के अंदर जो है बिजली, बड़े पिछले रमज़ान में बड़ा अच्छा बिजली वालों ने कोई कटौती नहीं हुई हमारी। आज की डेट में भी टाइम पे बिजली आती है। 99% बालाकोट में बिजली कंप्लीट है इंशाल्लाह। जहाँ तक मैं कहता हूँ, कहीं दूर दराज में जो इक्का दुक्का कोई घर रह गया होगा वो भी मुझे लगता है दिसंबर तक क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा। उसमें मैं शुक्र अदा करूँगा बीजेपी गवर्नमेंट का, क्योंकि इससे पहले जब पंचायत में PRIs या DDC या BDC तो 3 टायर बना ही नहीं कभी हमारे जम्मू कश्मीर में, वो पहली बार बना। उसमें मैं शुक्रगुजार करूंगा जनाब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने हर PRIs को 30-30 लाख रुपया हर पंचायत में, उसमें 75% वो बिजली और पानी को उन्होंने पैसा दिया, 25% जो है और कामों के लिए दिया। उसमें बिजली का काम भी हुआ। हर PRIs ने अपनी पंचायत में 3 से 4 ट्रांसफार्मर लगाए, जहां पहले कम से कम 1, 2 या 3 या 2 ट्रांसफार्मर होते थे। और मैं ख़ास करूं कि PRIs ने बड़ा अच्छा काम किया पंचायतों में, चाहे वो बिजली का हो, अदर दिन हो। BDC ने हमारे बालाकोट या DDC हो, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा फर्स्ट क्लास काम है। और रोडों की बात जो है, बड़ा अच्छा डेवलपमेंट, बहुत अच्छा काम हो रहा है जनाब मोदी साहब की सरकार में। जी, तो जिस तरह से आपने पहले ये कहा कि वहाँ पर इंडो पाक फायरिंग हुआ करती थी और लोगों को जो है वहाँ पर बंकर्स दिए गए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक जो है बंकर्स नहीं मिले। क्या आपके बालाकोट में सबको जो है बंकर्स मिले हैं? इसमें कोई शक नहीं। जब आपने सुना सबसे पहले 2002 में फायरिंग हुई जो वहाँ पे TV टावर, फिर 2 साल पहले जो आपने इंसिडेंट सुना होगा देवता में 5 बंदे मारे गए थे। 80% मैंने कहा कि बैंकर कंप्लीट हैं। 10 से 15 या 20% जो बैंकर बाकी हैं वो लोगों की लिस्टें बन चुकी हैं और मेरे ख्याल टेंडर भी लगने वाले हैं। कुछ लिस्टें गई थी, लिस्टों में कुछ गड़बड़ हो गई थी। उन्होंने पहले DC साहब ने कहा था कि 0 पॉइंट से लेके इतना किलोमीटर तक वो बैंकर होना चाहिए जहां शेलिंग जोन ज़्यादा होता है, उन लोगों को प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। और वो लगभग 80% जो है बैंकर कंप्लीट है। 80% बालाकोट में जहाँ शेलिंग होती थी वो बैंकर कंप्लीट्स हैं।
तो अच्छा मागरे साहब, अगर बताइएगा कि वहाँ पर जब फायरिंग हुआ करती थी तो लोग वहाँ पर किस तरह का जो है गुजारा करते थे, मजदूरी किस तरह की करती थी, स्कूल किस तरह से चल रहे थे? जनाब, जब फायरिंग होती थी, चाहे वो दिन को या शाम को, मैक्सिमम फायरिंग शाम को होती थी 6, साढ़े 6, 7 बजे, या सुबह जब फायरिंग होती थी तो लोग अपने घरों में चले जाते थे माल हमेशी छोड़ के। बच्चे फिर स्कूल में, मास्टरों का बड़ा रोल होता था, वो अंदर ही या तो अपने मकानों में, अगर स्कूल कहीं नज़दीक है तो कच्चे मकान है वहाँ बच्चों को ले जाते थे, अगर नहीं है तो फिर स्कूलों में जब फायरिंग बंद होती थी फिर वहाँ के टीचर फौरी तौर छुट्टी कर देते थे और इमीडिएटली बच्चों को, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो बच्चों को घरों तक पहुँचाता था। अब जब से सीज़ फायर हुआ है तब से आज कितना जो है माहौल जो है बदल गया है? क्या मजदूरियाँ खुल गई हैं वहाँ पर, स्कूल जो है वो अब अच्छी तरह से चल रहे हैं? जी, जहाँ तक आपने कहा कि बहुत अच्छा, जब से सीज़ फायर हुआ बड़ा आराम से लोग पुरसकून रह रहे हैं जनाब। रात को 8, 9, 10 बजे तक लोग काम करते थे। जब शेलिंग होती थी तो लोग डर जाते थे अपने। आज की डेट में चाहे वो एजुकेशन तबका हो हमारे बालाकोट में, वो बड़ा अच्छा स्कूल में टाइम पे जो इन्होंने हाज़िरी लगानी ऑनलाइन शुरू कर दी, तो उसमें टाइम सिरे पे एजुकेशन वाले जो टीचर हों या लेक्चर हों, हाई सेकेंडरी हों या मिडिल स्कूल हों या प्राइमरी स्कूल हों, तो मैं कहता हूँ हमारे बालाकोट में नंबर 1 पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है जनाब। जी जी जी। कि उस टाइम जब फायरिंग हुआ करती थी तो लोग जब निकलते थे घरों से मजदूरी के लिए तो उन्हें ये मालूम नहीं हुआ करता था कि अब घर क्या पता अपने बाल बच्चों में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अब जब से सीज़ फायर हुआ है तब से काफ़ी जो है वो लोग जो है अब कहीं ना कहीं उन्हें जो है खुशी की राहत जो है वो मिली है। तो क्या लगता है ये जो सीज़ फायर है ये बरकरार रहना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं इस बात पे शुक्रगुज़ार करूँगा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे जिन्होंने सीज़ फायर किया। आज बड़े अच्छे माहौल में मज़दूर लोग तबका खुश है, एजुकेशन में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं बड़े खुश माहौल में जाते हैं, बच्चे डरते नहीं हैं, और मज़दूर तबका जो है वो वाजपेयी बीजेपी सरकार पे जो है बड़ा खुश है, और आराम से लोग रात को 7, 8 बजे मज़दूरी करके अपने घरों में आते हैं जनाब। जी, तो मागरे साहब, अगर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का लोगों के साथ किस तरह का जो है तावन रहता है? क्योंकि अक्सर बॉर्डर इलाकों में जो है ये शिकायतें रहती हैं कि आज तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कानून जो है वो निकाले गए, या लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी चक्कर काट के उन लोगों के काम नहीं होते हैं, काफ़ी गुहार लगाते हैं लेकिन उनकी जो है कोई नहीं सुनवाई होती है। तो आपके बालाकोट में क्या ऐसा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई शक नहीं मीर साहब। जहाँ तक आपने एडमिनिस्ट्रेशन का पूछा बालाकोट की खासकर एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार साहब जो हैं वो लोगों को बड़ा हरासमेंट करते हैं। लोग दूर दराज से आते हैं। मैंने कहा कि बॉर्डर में 2 पंचायतें जो है फेंसिंग के अंदर है, 7 बजे शाम को गेट बंद हो जाता है, वो सुबह आके कोई अपनी ऑनलाइन करते हैं और फिर शाम को वापस चले जाते हैं। फिर वो कहीं 20-25 दिन के बाद गरीब लोग आते हैं, पता करते हैं, और 35 और 40 दिन के बाद इनकम इशू करता है जो तहसीलदार बालाकोट है। उसमें मेरे पास एक पूर्ण सबूत है जनाब। ये मेरे पास जनाब, मैं गुजारिश करूं कि एक बेवा औरत जो बुड़ती पंचायत में रहती है और बिल्कुल 0 पॉइंट पे रहती है, वहाँ से कम मुझे लगता है कि वो पत्थर भी मारेगी तो पाकिस्तान चला जाता है जनाब। ये विडो औरत है और इसने कम से कम इसको 35 और 40 दिन के बाद इसको इनकम मिली। जब इसने इनकम मिली तो वो रोने लगी। मैं वहाँ ब्लॉक में था और उसने कहा जी आप भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं जी हम गरीब लोगों को PMAY इनकम इतनी सारा कुछ। मैंने कहा बात क्या है? उसने कहा जी मैं इतने दिन और 84,000 जनाब जी, विडो है और एक ही घर है। और ये तहसीलदार साहब हरासमेंट बहुत करते हैं लोगों को। दूसरी बात यह है कि मैं खुद ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब। मतलब ऐसा क्यों करते हो जनाब? एक तो वो तहसीलदार साहब, जहाँ तक हमें सुनने को आई कि एक तो वो लुक आफ्टर तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, उनको बिल्कुल उर्दू पढ़ने नहीं आता। वो यहाँ के जम्मू की अपॉइंटमेंट है उनकी, और जब भी कोई एप्लीकेशन उर्दू में लेके जाता है वो तो या जूनियर असिस्टेंट को बुलाता है या भी अपने पटवारी को बुलाता है, उससे पढ़ाता है। अच्छा। और लोगों को हरासमेंट, और मैंने जहाँ तक हमारी सुनवाई है ये कन्फर्म है, वो 1-2 बार यहाँ सस्पेंड हुआ है, उसको सज़ा के तौर पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में लगाया, और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से पहले जो DC साहब थे इंद्रजीत साहब, उन्होंने बालाकोट में भेजा। और हमने बड़ी गौर लगाई तहसीलदार SDM साहब मेंटर से, हमने कहा SDM साहब ये चीज़ कन्फर्म है, SDM साहब बड़े अच्छे ईमानदार आदमी, बहुत अच्छा काम करते हैं, गरीब हो अमीर हो, वो रात को 7 बजे तक ऑफिस में बैठते हैं।
तो ये तहसीलदार साहब सज़ा के तौर पे बालाकोट में इनको लगाया हुआ है और ये चाहते हैं कि मेरी लोग कंप्लेंट करें, शिकायत करें कि मुझे वापस जम्मू में लाया जाए। अच्छा। और इनको लुक आफ्टर चार्ज वहाँ दिया गया है और इनको बिल्कुल रेवेन्यू के मुताबिक बिल्कुल कुछ पता नहीं है जनाब। ये डीसी साहब को भी पता है, वहाँ के एसीआर साहब को भी पता है, यहाँ के एसडीएम साहब को भी पता है। इसको बिल्कुल जनाब, उसके मैं खुद एक बार जनाब एक उर्दू में एप्लीकेशन लेके गया और उसने अपने पटवारी को बुलाया। मैंने तहसीलदार साहब को पूछा, जनाब आप तहसीलदार साहब हैं, यहाँ तहसीलदार एक क्लास मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, आप पढ़ो। उन्होंने कहा जी छोड़ो आप बड़ी बातें, मैं जी बड़ी बातें नहीं करते, आप पटवारी को बुलाएगा फिर मजिस्ट्रेट का फ़ायदा क्या, आप एप्लीकेशन पढ़ते हो। इसलिए हमें बालाकोट में बड़ी हरासमेंट करते हैं। उसके बाद जनाब मैं इनके पास गया एक लेटर लेके, जो ये लेटर मेरे पास है, ये लेटर पुंछ से आया जनाब 2/3/2023 को। वहाँ यहाँ पे हमने एक डायरेक्टर साहब के पास एक एप्लीकेशन दी कि वहाँ हमारे 2 मिडिल स्कूल हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं और हमारी स्टेट लैंड है 350 कनाल, बड़ी अच्छी प्ले फील्ड बनता है। तो डायरेक्टर साहब ने यहाँ मेरा जो एप्लीकेशन थी वो फॉरवर्ड की, उन्होंने लेटर बना के दिया यूथ एंड स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट अफसर को। डिस्ट्रिक्ट अफसर ने 2/3/2023 को यानी मार्च की 2 तारीख को इनको लेटर भेजा। तहसीलदार साहब ने कहा जी मेल नहीं चाहिए, हार्ड कापी चाहिए। मैं स्पेशल गया पुंछ, हार्ड कापी लेके आया। हार्ड कापी इन्होंने वहाँ रख दी। उन्होंने कहा जी आप जाइए बागड़े साहब, ये मैं कर दूंगा। मैंने कहा जनाब आपने पटवारी को भेजना है मौके पे, फ़ाइल बनानी है, आपने फ़ाइल 10 कनाल डीसी साहब को रिकमेंड करनी है कि यहाँ 2 मिडिल स्कूल हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं और हम प्ले फील्ड बना दें जिसमें हमारे बच्चे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, हमारी बच्चियाँ हों, गेम खेलें। तो इन्होंने आज तक टस से मास नहीं। जब एक बार लास्ट डेट में मैंने कहा, आज से 15 दिन फिर मैंने गया, मैंने कहा तहसीलदार साहब आपने क्या किया फ़ाइल का जनाब, कुछ वो जी देखेंगे, टाइम मिलेगा तो करेंगे। मैंने कहा जी कमाल है, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो आपने इस फाइल पे, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट और गरीब लोगों का क्या काम हूँ। मैंने कहा फिर क्या करें। उन्होंने कहा जी आपने जहाँ जाना है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में बैठा हुआ है, ये उसकी विटनेस है, कोई झूठ नहीं है, इसमें झूठ वाली बात नहीं है। उसने कहा जी आपने दिल्ली जाना है तो मोदी साहब वहाँ बैठे हैं, उनके पास चले जाएं। तो तब मैं फिर एसडीएम साहब के पास भी गया, फिर मैंने डीसी साहब के पास भी मोहर लगाई। उसके बाद हम पिछली 19 तारीख को जनाब काबरा साहब से फाइनेंस कमिश्नर जो है उनको मिला, जिसमें हमने, मेरे पास मौजूद है जो रेजोल्यूशन हमने वहाँ से बालाकोट से डलवा के लाए जनाब, ये भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें जनाब हमने रेजोल्यूशन यहाँ दिया। और ये रेजोल्यूशन है जनाब हमारे पास, इसमें जनाब चारों डीडीसी मेंढर के, 3 मेंढर के, एक बालाकोट का और बीडीसी और एक सरपंच और दूसरा भी सरपंच और 4 ब्लॉक प्रेसिडेंटों ने और 50 आदमी ने साइन करके रेजोल्यूशन हमने एफसी साहब को दिया है। तो उस पर देखते हैं क्या आपने कितनी बार जो है वो उसकी शिकायत जो है वो दर्ज की? सर पहले तो देखो, जब भी कोई शिकायत करती है आप डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकते कंप्लेंट करने के लिए। स्टार्टिंग में होता है पहले आप एसडीएम साहब के पास जाएं, जब एसडीएम साहब आपकी सुनवाई नहीं करें तो फिर आपने डीसी साहब को जाना है, अगर डीसी साहब भी ना सुनवाई करें तो फिर आपके डिबकम में, अगर हम यहाँ भी आते एफसी साहब के पास और या डिबकम के पास तो उन्होंने बैक वहाँ लिखना था डीसी साहब को, और डीसी साहब ने, फिर एसडीएम साहब ने बड़ी कोशिश की इस तहसीलदार साहब को कि लोगों का, ये एसडीएम साहब ने खुद बुलाया ऑफिस में कि आप आएँ तहसीलदार साहब, लोगों के काम करें और बड़ी शिकायतें हैं आपके खिलाफ, तब भी कुछ नहीं। आम जनता के साथ भी उनका वही हाल है। बिल्कुल। उसके बाद हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब ने हमारी बड़ी अच्छे तरीके से बात सुनी, हमें सुना वहाँ पे, हम जिसमें मैं खुद वहाँ प्रेजेंट कर रहा था, हमारे पास 10 लोग थे, स्पेशल सुमा लेके गए और डीसी साहब ने हमारी पूरी बात सुनी। और उसके बाद डीसी साहब ने ये बात कही, डीसी साहब की बात भी नहीं उन्होंने सुनी और फिर हमें मजबूरी जो है एफसी साहब के पास आना पड़ा। पिछले 19 तारीख को हमने एफसी साहब को रिटर्न में दिया, मैंने बताया कि हमने रिटर्न में दिया तहसीलदार के ख़िलाफ़, और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डेट हमें 23 तारीख को इंश्योरेंस मिला है एफसी साहब से कि 23 तारीख को आप दोबारा आना, हम इनको पूछेंगे आप क्यों का काम नहीं। मेरी ये एलजी साहब से गुजारिश है कि जो लोग सज़ा के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर लगाई, खुदा रहा इनको वहाँ पे, हम बॉर्डर के एरिया के लोग रहने वाले हैं, बैकवर्ड ब्लॉक है, वहाँ पे इन लोगों को वहाँ तैनात न किया जाए, ख़ासकर तहसीलदार साहब हमें चेंज कर दिए जाए, क्योंकि बॉर्डर के लोग दूर, मैंने पहले कहा जो फेंसिंग के आगे जो 2 पंचायतें हैं, 7 से 8 गाँव हैं, वो लोग दिन में आते हैं, गरीब लोग हैं। आपको पता है बॉर्डर एरिया के गरीब लोग होते हैं, चाहे वो अपनी मिर्ची हो या थूम हो या मुर्गा हो, वो बेच के औरतें आती हैं और फिर 30 और 35 दिन के बाद इनकम जारी हो, और वो गरीब आदमी क्या करेगा जनाब। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो नाजरीन, ये थे बालाकोट के ब्लॉक प्रेसिडेंट
मोहम्मद फ़ारूक मागरे साहब जो बात कर रहे थे तामीर व तरक्की को लेकर, तो वहाँ पर जब हम इनसे बात जो चीज़ जो है वो स्टार्ट की, तो उस दौरान इन्होंने एक शिकायत भी जो है वो दर्ज की है तहसीलदार बालाकोट को लेकर के वो लोगों को जो है वो हिरासमेंट कर रहे हैं। एक छोटे से काम के लिए वो महीने से लेकर डेढ़ महीने तक जो है वो लोगों को सफ़र वहाँ पर करवा रहे हैं। और साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा कि कुछ बेवा औरतें हैं वहाँ पर जो बड़े दूर दूर से आती हैं, बॉर्डर इलाका है बालाकोट, और वहाँ से वो एडमिनिस्ट्रेशन तहसील तक पहुँचती हैं और उसके बावजूद भी वो वहाँ से खाली हाथ वापस जाते हैं। अब इनका यही कहना है कि तहसीलदार बालाकोट को जो है वो वहाँ से चेंज किया जाए ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो सफ़र ना हो। आपकी क्या राय है इसमें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान इरशाद अहमद मीर को। खुदा हाफिज़।